आज के लेक्चर में लेसन नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम साइको लिंग्विस्टिक्स 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है टंग टिप्स एंड स्लिप्स, मतलब ज़बान टिप्स एंड स्लिप्स। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस डिफिकल्टी ऑन सम ओकेजन इन गेटिंग ब्रेन एंड स्पीच प्रोडक्शन वर्क टुगेदर स्मूथली, कि आपका दिमाग जो है वो ही स्पीच प्रोडक्शन में वर्क करता है स्मूथली, रवानगी से। देयर आर पॉसिबल क्लूज टू हाउ अवर लिंग्विस्टिक नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द ब्रेन, द टिप्स ऑफ द टंग फिनोमेनन। मतलब बहुत सारे इशारे हमें मिलते हैं कि किस तरह ब्रेन टंग्स द टिप्स ऑफ टंग फिनोमेनन है। वी फील दैट सम वर्ड्स इज जस्ट eluding us, which we know, but it just would come to the surface. Study the phenomenon have shown that speaker generally have, जो स्पीकर जो बोलने वाले होते हैं उसमें जनरली क्या क्या चीज़ें होती है। An accurate phonological outline of the word can get the initial sound correct and mostly know the number of syllable in the word। मतलब जब प्रोडक्शन होती है, वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि उस वर्ड में कितने सिलेबल थे, उनको जब बोला तो हमने कैसे प्रोनाउंस किया। दिस एक्सपीरियंस आल्सो मैनी अकर विद अनकॉमन वर्ड्स एंड नेम्स। आवर वर्ड स्टोरेज सिस्टम में बी पार्शियल ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ सम फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सम वर्ड इन द स्टोर आर मोर इजीली retrieved than others. We make mistakes in this retrieval process because there are often strong phonological similarity between the target word and what we actually produce। मतलब इसमें भी वही चीज़ बताने की कोशिश की है कि हमारा जो ब्रेन सिस्टम है वो कैसे काम करता है और उसमें कैसे वर्ड्स स्टोर होते हैं और कैसे हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद स्लीप्स ऑफ द ईयर्स। स्लीप्स ऑफ द ईयर क्या है? मैनी साइंटिस्ट प्रोवाइड सम क्लू टू हाउ द ब्रेन ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ ऑडिटरी सिग्नल्स इट रिसीव्स। मतलब कुछ इशारे जो मिले हैं ब्रेन के बारे में कि जो हमारी सेंस है ऑडिटरी सिग्नल उसमें रिसीव होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल द फ्रेज ग्रेट ऐप में बी हर्ड ग्रे टैप। मतलब समटाइम कुछ वर्ड्स हमें सुनाई देते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है या टफ होती है, जिसको हम आसानी से सुन नहीं सकते या समझ नहीं सकते। मतलब स्लिप हो जाती है आपकी ईयर, आपके कान भी समटाइम उसको सही सुन नहीं पाते, उसमें कमी बेशी हो जाती है। सिमिलर टाइप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग सीम टू बिहाइंड द चाइल्ड रिपोर्ट दैट इन संडे स्कूल एवरीवन वाज सिंगिंग अबाउट अ बेयर कॉल्ड ग्लैडी दैट वाज क्रॉस आइड ऑफ ग्लैडी द क्रॉस आइड बेयर। मतलब ये भी उसने सेंटेंस लिख के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उसके बारे में बताया है कि हमारे जो वर्ड सम टाइम हम सुनते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद अफेसिया है। ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस स्लिप्स बट देयर आर पीपल हु लिव विद इट कॉन्स्टेंटली। सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज ए aphasia. Aphasia is defined as an impairment of language function due to localized brain damage that leads to difficulty in understanding and producing linguistic forms। कहते हैं जी एक फंक्शन होता है जो दिमाग लोकलाइज ब्रेन डैमेज करता है, दिमाग के लोकलाइज को मतलब दिमाग को डैमेज करने की कोशिश की जाती है, या ऐसे वर्ड्स हम सुनते हैं जो दिमाग में आसानी से फीड नहीं होते, उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है लैंग्वेज के हिसाब से। मोस्ट कॉमन काज ऑफ अफेजिया इज अ स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक हेड इंजरीज फ्रॉम वायलेंस और एन एक्सीडेंट में हैव सिमिलर इफेक्ट्स। मतलब कुछ सैड वर्ड्स जिसमें इंजरीज, वायलेंस और एक्सीडेंट आपके ईयर में या आपके सुनने में डिफ़िकल्टीज पैदा करते हैं। Those effects can range from mild to severe reduction in the ability to use language,
Someone who is aphasic often is interrelated language disorder, and the difficulties in understanding can lead to difficulties in productions. मतलब इसमें अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जब आप कोई वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोड्यूस करना टफ हो जाता है आपके लिए, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसिया, ब्रोका फेसिया और वर्निक्स कंडक्शन फेसिया, मतलब डिफरेंट टाइप्स होती हैं. सबसे पहले इसकी टाइप्स को देखते हैं. द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ fascia is usually based on the primary symptoms of someone having difficulty with language. Calling out some types of fascia, Broca fascia or motor fascia. This type is characterized by substantially reduced amount of speech in which distorted articulation and slow and often effortful speech are noted. मतलब इसमें जो सुनने की या बोलने की जो स्पीड होती है रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और जिसमें आर्टिकुलेशन या रिदम से जो बोल रहे आर्टिकुलेट लफ्ज़ आपके मुंह से निकल रहते हैं वो एफर्टफुल हो जाते हैं. मतलब उसके ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, एफर्ट लगानी पड़ती है आपकी स्पीच के दौरान, आपके बोलने के दौरान. एग्रामेटिक क्या है? इन दिस टाइप ऑफ स्पीच कंसिस्ट इंटायरली ऑफ लेक्सिकल मॉर्फीम्स. इस पे जो इंटायरली स्पीच होती है या जो आप बोल रहे होते हैं वो जो डिपेंड हो रही होती है नाउन, वर्ब्स, वेयर्स देयर आर फ्रीक्वेंट ओमिशन ऑफ फंक्शनल मॉर्फीम्स, आर्टिकल, प्रेपोजिशन एंड इन्फ्लेक्शन. मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब आप वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो पर जब आप बोल रहे होते हैं तो समटाइम्स आप आर्टिकल नहीं यूज़ करते, प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते, और आपकी लैंग्वेज प्रोनाउंस हो रही होती है. समटाइम्स आप प्लूरल्स होते हैं उनको सिंगुलर प्रोनाउंस कर देते हैं. तो इस तरह की एम्बिगुइटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. उसके बाद वर्निक फेजिया, सेंसरी एफेजिया. पर्सन विद इट हैज़ डिफ़िकल्टी ऑडिटरी कम्प्रीहेंशन. मतलब सुनने के लिहाज से, सेंस के लिहाज से, ही प्रोड्यूस वेरी फ्लुएंट स्पीच बट फील डिफ़िकल्टी टू मेक सेंस. मतलब एक बंदा बहुत अच्छी फ्लुएंट वे से स्पीच कर रहा है या बोल रहा है, लेकिन उसकी सेंस उसके लिए मुश्किल है. ही यूजेस वेरी जनरल टर्म्स. आई कांट टॉक ऑल ऑफ द थिंग आई डू एंड पार्ट ऑफ the part I can go alright but I cannot tell from. मतलब we find difficulty in finding the correct word, sometimes refer to the anomia. मतलब इसमें अगर वो बोल रहा है या स्पीच उसकी स्पीच हो रही है या उसकी प्रोनाउंसिएशन हो रही है या वर्ड्स को बोल रहा है तो समटाइम उसको करेक्ट वर्ड्स बोलना मुश्किल हो जाता है. तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. उसके बाद है कंडक्शन अफेजिया. दिस अफेजिया इज लेस कॉमन एंड इट इज एसोसिएटेड विद द डैमेज टू क्रिएट एक्यूरेट fasciculus and called conduction aphasia. In its symptoms, the person mispronounce words but typically do not have articulation problem. मतलब समटाइम हम मिसप्रोनाउंस करते हैं, कुछ वर्ड्स सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होते और आर्टिकुलेट मतलब लफ्ज़ को बोल रहे होते हैं, तो हमें उस किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं होती. मतलब हम फ्लुएंट से बोल रहे हैं तो सम वर्ड्स जिनके साथ SEIES का इजाफा करना चाहिए तो हम नहीं करते, लेकिन अगर हमारा रिदम बन गया है तो वो समटाइम जो रिदम है वो लीड करता है और हम पॉज नहीं होते, रुकते नहीं हैं और हमारे वर्ड्स प्रोनाउंस होते रहते हैं. उसके बाद है जी अगला जो टॉपिक है डायकोटिक लिसनिंग है एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स क्या होती हैं. लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमेन्स
dominance for syllable and word processing is called the dichotic listening test. This technique used to generally establish fact that anything experienced on the right hand side of the body is processed in left hemisphere and anything on the left side is processed in the right hemisphere. मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि एक टेक्निक होती है जिसमें मतलब जब बॉडी की प्रोसेसिंग हो रही होती है लेफ़्ट राइट हेमिस्फेयर, तो सम टाइम लेफ़्ट में ज़्यादा सुनाई दे रहा होता है, राइट में कम सुनाई दे रहा होता है, और सम टाइम राइट में ज़्यादा सुनाई दे रहा होता है, लेफ़्ट में उतना नहीं सुनाई दे रहा था। मतलब दोनों जो एयर्स हैं उनका लिसनिंग पॉइंट सम टाइम चेंज होता रहता है, मतलब एक कान से ज़्यादा सुनाई दे रहा है दूसरे से कम। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं लिसनिंग में। राइट ईयर एडवांटेजेस, जो दायां कान है उसके फ़ायदे क्या हैं? कहते हैं राइट हेमिस्फीयर अपीयर टू हैव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोसेसिंग अ लॉट ऑफ द नॉन लिंग्विस्टिक इनकमिंग सिग्नल। इन dichotic listening test can be shown that non-verbal sounds, music, coughs, traffic noises and bird sings are recognized more often by the left ear, meaning they are perceived faster by the right hemisphere. इसमें मतलब कह रहा है कि जो दायां कान है उसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और जो सम टाइम ऐसी आवाज़ें होती हैं जिनको सुनना मुश्किल होता है, तो ये आसानी से उनको पिक कर लेता है और उनको बनिस्बत बायां कान की उसके ज़्यादा चीज़ें आपको सुनने में मिलती हैं। उसके बाद क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड क्या है? द पेरेंट स्पेशलाइजेशन ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर लैंग्वेज यूजुअली डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ literal dominance or literalization, one-sidedness. Since the human child does not emerge from the womb as a fully articulate language user, the literalization process begins early childhood. It coincides with the period during which language acquisition takes place. During childhood, there is a period when the human brain is mostly ready to receive input and learn the particular language. This is sometimes called the sensitive period of a language acquisition, but is more generally known as the critical period. क्रिटिकल पीरियड क्या है कि उसमें इसने बताने की कोशिश की है कि जब हम अर्ली एज में होते हैं या छोटी एज में होते हैं तो तब हमारा माइंड सेंसिटिव होता है, और जब हम सेंसिटिव होते हैं तो वो हमारी लर्निंग लिसनिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, और हम जो हमारी रिसीविंग पावर होती है हम बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, और बहुत ज़्यादा सीखते हैं, लर्न करते हैं लैंग्वेज के बारे में। कहता दो समथिंग इट में स्टार्ट अर्ली द जनरल इज दैट द क्रिटिकल फॉर फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन लास्ट फ्रॉम बर्थ अंटिल puberty. If a child does not acquire language during this period for any reason, then it's almost impossible for him to learn language later on. Many unfortunate well-documented cases provide us insight about what happens when the critical period passes without adequate language input. मतलब ये पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट होता है लर्निंग के लिए। अगर इस क्रिटिकल पीरियड में आप नहीं लर्न करते तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है बाद में लर्न करना। तो इस एज में जो लर्न नहीं करते वो बाद में उनके लर्न करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो इसीलिए इसमें उसने ये बताने की कोशिश की है कि अर्ली एज में आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो क्रिटिकल पीरियड होता है, आपका सेंसिटिव पीरियड होता है, और जो चीज़ें आप उस एज में सीख जाते हैं तो आपके एक माइंड का हिस्सा बन जाती हैं, और बाद में अगर उनको सीखना चाहें या जब वो पीरियड गुज़र जाए बाद में आप सीखने की कोशिश करें तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस टोटल लेसन में उसने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए हैं साइकोलिंग्विस्टिक के बारे में, टंग का क्या रोल है, ज़ुबान का क्या रोल है, क्या टिप्स हैं टंग के लिए, वो कैसे स्लीप होती है, उसके बाद स्लीप्स जो ईयर है, ईयर की स्लीप्स क्या हैं, फेजिया टर्म्स है उसकी टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद है डायकोटिक लिसनिंग,
और दाएं कान के फ़ायदे क्या हैं और क्रिटिकल पीरियड क्या है।